हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैंने बेसिकली सोच रहा था कि आज वाली क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह कर दूं, लेकिन सर ने कहा था लास्ट लेक्चर में कुछ पार्ट रह गया था, एग्जांपल्स वगैरह रह गए थे, तो मैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद फिर इसी लेक्चर के एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे, फिर वो मैं करूँगा। अच्छा, लास्ट में सर ने जो एग्जांपल कराई थी वो प्रोडक्शन फंक्शन की, सॉरी, प्रोडक्शन प्लानिंग की एक प्रॉब्लम करी है, मतलब जो भी कराया अभी तक प्रोडक्शन प्लानिंग के ही थे मेरे ख्याल में सारे। और इसके अलावा कुछ और मेजर एरियाज होते हैं जिनसे रिलेटेड, जो मतलब जिनमें ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे, और उनमें एक ये है ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स। तो ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स में कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? वो वाले प्रॉब्लम्स जिनमें मिक्सिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स या फिर रिसोर्सेज एलिमेंट, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस है, नई प्रोडक्ट या फिर नया कंपाउंड जो आ जाता है, तो वो भी ब्लेंडिंग के अंदर आ जाते हैं। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल होंगे, मतलब बेसिकली मिक्सिंग या कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनकी हम ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। और इसके बाद ऑयल रिफाइनरी मैनेजमेंट, तो ये इसके नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। इसमें ऑयल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे क्रूड ऑयल से जब पेट्रोलियम या फिर डीजल या फिर गैसोलीन जो भी फ्यूल वो करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उनसे रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो ऑयल रिफाइनरी मैनेजमेंट के एरियाज में आ जाएंगे। और इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होती है, आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऑप्टिमली, मतलब एफिशिएंटली उसको डिस्ट्रीब्यूट जब कर लेते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करके, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें इतनी वो नहीं है। और इसके बाद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, इसमें कौन कौन से होंगे? जैसे मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट या फिर मेजोरिटी आप लोगों में से इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता था, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती थी। मतलब कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं या फिर जो भी एसेट्स हैं, आप इसको किस तरह बेस्ट एलोकेट कर सकें। तो इसमें जब रिसोर्सेज या फिर एसेट्स की जो एलोकेशन होगी उसमें जब ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करेंगे तो वो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के एरियाज में आ जाएंगे। और इसी तरह मैन पावर प्लानिंग, इसमें क्या होती है, इसमें जैसे बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले पॉइंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग की तरह। उसमें क्या होती थी, एसेट्स और रिसोर्सेज होते थे, और मैन पावर में क्या होती है, यहाँ पे पीपल होते हैं, कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स होती है कि आप इसको किस तरह यूज़ कर लें, आप कौन से बंदे को कहाँ पे किस टाइम पे किस काम में लगाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे मैन पावर प्लानिंग में आ जाती हैं। और इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस बर्डनिंग, ये बेसिकली मेटल से रिलेटेड है कि आप जब इंडस्ट्री में कोई मेटल प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें जब ऑप्टिमाइजेशन यूज़ होगी तो वो ब्लास्ट फर्नेस बर्डनिंग के अंदर आ जाती है। और इसी तरह फार्म प्लानिंग, ये भी बिल्कुल सिंपल, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि फार्म बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे ऑप्टिमाइजेशन के, वो फार्म प्लानिंग में आ जाती हैं। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में, इसमें मतलब हमारा एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव होती है, वो क्या होती है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना या फिर प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू जो भी है उसको मैक्सिमाइज करना। सिर्फ यही नहीं होता है, और भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी हम करेंगे जिसमें ये इन दोनों के अलावा ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो अ, ये एग्जांपल, ये प्रोडक्शन प्लानिंग की एक प्रॉब्लम है। पहले इसको फिर कर लेते हैं। इसमें क्या है, a company manufactures four variants of some same product, and in the final part of the manufacturing process there are assembly, polishing and packing operations. For each variant the time required for these operations is shown below in minutes, as is the profit per unit sold. तो यहाँ पे जो वेरिएंट वन है उसकी जो असेंबली के लिए 2 मिनट्स, पॉलिश के लिए 3 मिनट्स और पैकिंग के लिए 2 मिनट्स चाहिए होती हैं। इसी तरह ये टेबल्स टाइम्स किए के और एक वेरिएंट में ये असेंबली, पॉलिश और पैकिंग में कितना टाइम लगता है। और उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, given given the current state of the labor force, the company estimate that each year they have 100,000 minutes of assembly time, 50,000 minutes of polishing,
time and 60,000 minutes of packing time available. तो ये कंस्टेंट यहाँ पे आ गई कि असेंबली की जो टाइम लिमिट है वो 100,000 मिनट्स है, और इसी तरह 50,000 मिनट्स वो होंगे पॉलिशिंग के, और 60,000 मिनट्स हो जाएंगे पैकिंग के। तो चलो मैं इसको, इस प्रॉब्लम को वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है हमें। एक मिनट में अभी इसको, अभी तक मैंने की हुई नहीं है। इसको क्रॉप करके वहाँ पे लेके आता हूँ। अभी शो हो रही है? जी अच्छा, तो इसमें सॉरी है, मेरे ख्याल में दूसरी प्रॉब्लम है। तीनों यहाँ पे क्रॉप कर ली थी। हाँ, ये वाली है। अच्छा, यहाँ पे ये टेबल है ये मिनट्स एलोकेशन की, और उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है वो क्या होता है कि हम कंस्ट्रेंट वो बना लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लें, और जैसे ये दोनों काम हो गए तो उसके बाद फिर हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा हम वो करेंगे। जैसे अगर मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज करना होगा, जो भी होगा फिर उसकी तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमारी क्या है, इसको हमारे पास एक ये वाली है कि हमारे पास पहली हो गई असेंबली के लिए जो टाइम लिमिट है वो 100,000 मिनट्स है। तो और इसी तरह 100,000 मिनट्स ये हो गए पॉलिशिंग के, और थर्ड जो कांस्टेंट है वो ये वाली है। अच्छा, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ये पहला जो वेरिएंट है इसको x1 का नाम दे देता हूँ, दूसरा वेरिएंट है इसको x2 का नाम दे देता हूँ, और तीसरे के लिए x3, x4 चौथे वेरिएंट के लिए। तो असेंबली की जो टाइम होगी, मैं इसको लेट सपोज t इसे शो कर लिया मैंने। तो यहाँ पे टाइम लिमिट असेंबली की क्या होगी, 2 टाइम्स x1 वेरिएंट 1 की, और 3 टाइम्स x2 प्लस, सॉरी ये 3 नहीं है 4 है, सॉरी 4x2 की है, और 3, सॉरी मेरी स्मूथ नहीं है राइटिंग इतनी, समझ में आ रहा होगा, 7x4 ये पहली कंस्टेंट होगी। अच्छा, ये कंस्टेंट ये तभी होगी जब इसको लेस देन इक्वल टू 100,000, क्योंकि मैक्सिमम इतने मिनट्स दे सकते हैं असेंबली के लिए, इससे ज़्यादा मिनट्स नहीं दे सकते। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी होगी पॉलिश की, तो वो क्या होगी, 3 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x2,
3 टाइम्स x3 4 टाइम्स x4 होगी और ये लेस देन इक्वल टू होगी 50,000। और इसी तरह जो थर्ड कंस्ट्रेंट होगी हमारी वो हो जाएगी, ये होगी पैकिंग की। तो 2x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3, अब देखते हैं कोई मिस्टेक ना हो जाए, 5x4 लेस देन इक्वल टू, ये हो गई 60,000 की। तो ये हमारे पास 3 कंस्टेंट आ गए। अच्छा, एक और कंस्टेंट है जो विजिबल नहीं है क्वेश्चन से, लेकिन उसकी भी ज़रूरत होगी। वो क्या है कि टोटल कितना टाइम आपको अलाउ है। तो टोटल कितना टाइम होगा, टोटल टाइम असेंबली की टाइम प्लस पॉलिश की टाइम प्लस पैकिंग का टाइम। तो जैसे ही इन सबको सम करेंगे तो ये मेरे ख्याल में आ रहा है 210,000 आ गई। तो ये लिमिट्स आ गए। अच्छा, ये 4 कंस्टेंट हो गए। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारे इस क्वेश्चन में क्या है? ऑब्जेक्टिव के जो प्रॉफिट है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करनी है। तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज करना है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और अच्छा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट की फंक्शन हमारे पास कौन सी है, ये ऊपर से देखना पड़ेगा। प्रॉफिट की इक्वेशन इस तरह होगी। अगर इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी 1.5। प्रॉफिट फंक्शन यहाँ से मिल जाएगी हमें इन 4 वैल्यूज। तो 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स x1 हो जाएगी प्लस 2.5 टाइम्स x2 प्लस 3 टाइम्स x3 प्लस 4.5 टाइम्स x4। बेसिकली हमें करना क्या है, इस वाले फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सही है। तो इस यहाँ पे वेरिएबल्स कितने, 4 वेरिएबल्स हैं। अभी तक जो सर ने हमें कराए हैं उसमें कितने वेरिएबल्स थे, तो सर ने ग्राफ ड्रा करके कराए थे और उन सारों में वेरिएबल्स सिर्फ 2 के ही थे। अभी 4 वाले वेरिएबल का जो सर ने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं 4 वाले वेरिएबल का ये कराऊंगा भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को फॉर्मुलेट करना सिखा दूँ कि प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट हैं ये कैसे बनाते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसे फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में सिर्फ ये वाली चीज़ बतानी थी, क्योंकि फॉर वेरिएबल का अभी तक सर ने पढ़ाई नहीं, शायद नेक्स्ट क्लास या इसके बाद वाली क्लास में सर पढ़ा लें। तो यहाँ तक ये होगा कि हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने प्रॉब्लम को। अभी इसका जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो फिर सर आगे पढ़ाएंगे, तो उसके बाद ही इसको सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं बुक की तरफ से जो नोट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाली तो होगी, मतलब यहाँ तक होगी। इसने भी मेरे ख्याल में नहीं कराया यहाँ पे, नहीं गए थे कि बाद में आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें फिर डिस्कस होगा कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए किस तरह सॉल्व करते हैं, ये फिर आगे डिस्कस होगी। अच्छा, एक और ब्लेंडिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, ब्लेंडिंग कौन सी थी जिसमें मिक्सचर या फिर कॉम्बिनेशन के रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स होते थे। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, क्या है यहाँ पे, कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनिमल फीड हु इज प्रोड्यूसिंग फीड मिक्स फॉर डेयरी कैटल। In our simple example, the feed mix contains 2 active ingredients and a filler. अच्छा, ingredient तो आपको पता है, filler क्या होती है, filler किसी चीज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, ये filler कोई जेली लाइक कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो जाती है। तो एक फिलर और इंग्रेडिएंट ये यूज़ होंगे फीड मिक्स को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे ये गिवन है कि न्यूट्रिएंट ABCD 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, और न्यूट्रिएंट की जो मिनिमम जो वैल्यू है वो कह रहा है कि 9 ग्राम एटलीस्ट होनी चाहिए
जो भी फीड मिक्स बन रही है उसमें 9 ग्राम न्यूट्रेंट ए होनी चाहिए, 50 ग्राम न्यूट्रेंट बी होनी चाहिए और 20 ग्राम न्यूट्रेंट सी और 2 ग्राम न्यूट्रेंट डी होनी चाहिए। और उसके बाद इंग्रेडिएंट का भी बताया गया, 2 इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट 1 इंग्रेडिएंट 2। और जो इंग्रेडिएंट 1 में क्या क्या होगी, उसमें 100 ग्राम होगी न्यूट्रेंट ए की और 80 ग्राम बी की, 40 ग्राम सी की और 10 ग्राम डी की। इसी तरह इंग्रेडिएंट 2 में भी ये होंगे। और यहाँ पे लास्ट कॉलम है वो कॉस्ट की है कि इंग्रेडिएंट 1 बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा और इंग्रेडिएंट 2 बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। और व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड फिलर इन 1 kg ऑफ फीड मिक्स। तो 1 kg में कितने इंग्रेडिएंट, कितने अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट और फिलर यूज़ कर लें ताकि जो हमारा कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैंने पेस्ट कर ली थी। अच्छा, तो ये वाली है। अच्छा, तो पहला काम क्या होगा, पहला काम वही हमारा कंस्ट्रेंट में बनाना है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो कंस्टेंट हमारे पास जो ए न्यूट्रिएंट है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, बी की 50 होनी चाहिए, सी की 20 और डी की 2 होनी चाहिए। तो ये कंस्टेंट यहाँ से हमें पता लग जाती है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। और इंग्रेडिएंट 1 को मैं लेट सपोज x1 का नाम दे देता हूँ, x2 इंग्रेडिएंट 2। अच्छा, यहाँ पे फिलर का इसने यहाँ पे है ही नहीं, तो फिलर को मैं x3 का दे देता हूँ ना, x3। जो फिलर की भी कुछ अमाउंट यूज़ होगी ना, तो फिलर को मैंने x3 का नाम दे दिया। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे जो फिलर है उसमें ये चारों न्यूट्रिएंट्स में से कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, इसमें कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है इन चारों में से। एक जेली नुमा कोई चीज़ होती है जिसमें ये चारों यूज़ नहीं है, ये सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो जाती है। अच्छा, तो कंस्टेंट कैसे बनाएंगे, न्यूट्रिएंट ए के लिए मिनिमम 90 की। अच्छा, सही है। तो सॉरी, 100 टाइम्स इंग्रेडिएंट 1 प्लस 200 टाइम्स इंग्रेडिएंट 2, ये लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम 90 हो सकते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो गई। और इसके बाद दूसरे ये किसकी वो लिमिटेशन होगी, न्यूट्रिएंट्स ए न्यूट्रिएंट की लिमिटेशन हो गई। और दूसरी 80 टाइम्स x1 प्लस 150 टाइम्स x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 50। ये न्यूट्रिएंट बी की हो गई कंडीशन। और इसी तरह 40x1 प्लस 20x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगी 20। ये हो गई सी न्यूट्रिएंट की कंडीशन। और इसके बाद लास्ट की, अच्छा लास्ट में सिर्फ इंग्रेडिएंट 1 में डी न्यूट्रिएंट यूज़ हो रही है, इंग्रेडिएंट 2 में यूज़ ही नहीं हो रही है। तो 10 टाइम्स x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है, ये हो गई कंस्ट्रेंट। अच्छा, इसमें एक और कंस्ट्रेंट है जो कि यहाँ पे भी विजिबल नहीं है, तो वो कुछ सोचना पड़ेगा, वो कौन सी होगी। अच्छा, ये जो भी हमारा बन रहा है मिक्स, फीड मिक्स बन रही है, वो कितना 1 kg का होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 1 kg का होगा। तो यहाँ पे कुछ ग्राम x1 के होंगे, कुछ x2 के होंगे, जाहिर सी बात है फिलर भी यूज़ हो रही है, तो कुछ ग्राम फिलर की भी होंगी, x3 की भी होंगी। तो जो लास्ट मेरी वो जो कंस्टेंट होगी वो क्या होगी, x2 x1 x2 और x3, इन तीनों की क्वांटिटी का जो सम होगा वो 1 ही होना चाहिए, 1 kg होनी चाहिए। तो ये कंस्टेंट आ गए 4 हमारे।
इसके बाद वाला काम हमारा क्या होगा, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगी ये हमें। आखिरी वाला कंस्ट्रेंट समझा दे वापस। अच्छा, हम यहाँ पे प्रॉब्लम अगर मैं दिखा दूँ, प्रॉब्लम में क्या था कि 1 kg फीड मिक्स बनानी है ना, तो फीड मिक्स में क्या यूज़ होगी, इसमें इंग्रेडिएंट 1, इंग्रेडिएंट 2 और फिलर यूज़ होगी, ये तीनों क्वांटिटी, ये तीनों चीज़ें यूज़ होंगी। और ये जो बन रहा है वो 1 kg का बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ जो अमाउंट होंगे वो इंग्रेडिएंट 1 के होंगे, कुछ इंग्रेडिएंट 2 होंगे, दैट इज फिलर भी यूज़ हो रही है, तो इसको भी सम करके जो भी मेरा बन रहा है 1 के इक्वल होगा, क्योंकि 1 kg और फीड मिक्स बना रहे हैं ना, तो इनका सम 1 के इक्वल होगा। सही है। ये जो 90 और 50 वगैरह थे ये तो ग्राम्स में थे ना। हाँ, सारा ग्राम्स में चल रहा है, तो यहाँ पे ये x1 x2 x3 ये भी ग्राम्स में है, इनका सम फिर 1000 फिर ग्राम्स होगा। 100 होना चाहिए ना, या 1000 होगा ना। 1 kg ऑफ फीड मिक्स चाहिए हाँ ना। ना, 1 kg या फीड मिक्स चाहिए, क्वेश्चन में गिवन था वहाँ पे। इक्वल्स टू 100 होना चाहिए ना, x1 x2 और x3 की वैल्यूज तो ग्राम्स में आएंगी। अच्छा, इन तीनों को जब सम करेंगे तो इनका आंसर जो होगा 1000 होगा, 1000 होगा ना, जी और यहाँ पे भी 1000 है। जी। अच्छा, तो अल्टीमेटली यही नहीं हुआ, इन तीनों का जो सम होगा, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो ये मैंने 1 ग्राम में ले लिया, सॉरी किलोग्राम में ले लिया ना, देखो ग्राम में लोगे जी तो फिर वो 1000 हो जाएगी। जी ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव हमारी क्या है, अब यहाँ पे हमें जो कॉस्ट थी, कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, तो ये 40 इंग्रेडिएंट 1 और 60 इंग्रेडिएंट 2 की कॉस्ट हमें लग रही थी, तो ऑब्जेक्टिव हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करनी है, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी 40 x1 प्लस 60 x2, और हाँ, इसको मिनिमाइज करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे x1 x2 और x3 तीन वेरिएबल हैं, लेकिन 3 वेरिएबल शुरू के 4 कंस्टेंट में यूज़ नहीं हो रहा है, शुरू के 4 कंस्टेंट जो हैं उनमें से x1 और x2 की निकल जाएगी, और यहाँ पे फिर x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को जो यहाँ पे बुक में था, बुक में इसने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व की हुई है, मेथड जो कि अभी तक सर ने पढ़ाया ही नहीं है, तो ये अभी मैं डिस्कस भी नहीं। फिलर की जी ऑब्जेक्टिव में फिलर की कॉस्ट नहीं आएगी। नहीं, उसकी आ ही नहीं रही है, कोई क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, उसका कॉस्ट है ही नहीं, शायद क्वेश्चन में नहीं था ना, तो मैंने भी उसका कॉस्ट लिया ही नहीं, इन दोनों का इंग्रेडिएंट का ले लिया। अच्छा जी। अच्छा, तो बुक ने इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर लिख लिया था, लेकिन मैं इसको, सर ने आप लोगों को ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ाया है, तो मैं भी इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करके बता दूंगा। सिंपलेक्स मेथड शायद नेक्स्ट क्लास में सर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो इसको, अच्छा अच्छा, मेरी स्मूथ नहीं बन रही है वो ग्राफिंग, और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2। अच्छा, तो इन तीनों, इन जो 4 लाइन्स हैं, 4 जो इक्वेशंस हैं, इनको ग्राफ कर लेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहली आ रही है। अच्छा, एक मिनट में इसको थोड़ा नीचे आके वो कर लूँगा मैं। अच्छा, ये x1 हो गई और ये x2 हो गई। अच्छा, जो मेरी इक्वेशन थी, जो सबसे पहली इक्वेशन थी, इसको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ ताकि साथ साथ वो हो जाए। पहली इक्वेशन थी 100 x1 प्लस
200x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो मैं अभी इक्वेशन बनाऊंगा इक्वल टू 90 की। तो वो कैसे बनेगी यहाँ पे? अच्छा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूँ, ये हो जाएगी 10x1 प्लस 20x2 इक्वल्स टू 9। अच्छा, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, x1 और x2 इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो 90 डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगी 0.9। इसका मतलब 0.9 कहीं यहाँ पे होगी 9। इसी तरह 90 और 200 ये हो जाएगी 0.45। तो ये कहीं बीच में यहाँ पे हो जाए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं होगी, ये x2 की है, तो यहाँ पे 0.45। ये वाली लाइन आ गई पहले इक्वेशन की। और इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास था 80x1 प्लस 150x2 150 है सॉरी 150x2 होता ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो यानी इक्वल टू 50 का 50 की लाइन यहाँ पे बनाऊंगा। अच्छा, तो इसके इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। इसके इंटरसेप्ट क्या क्या होंगे? 50 ओवर 80, 5 ओवर 8, और 5 ओवर 8 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अच्छा, 5 ओवर 8 ये हो गई 0.625। तो 0.625 कहीं यहाँ पे हो जाएगी। और इसी तरह 50 ओवर 150 ये हो जाएगी 1/3। तो 0.33 आ जाएगी। तो 0.33 कहीं यहाँ पे हो जाएगी। सही है, तो इसकी और ड्रा कर लेते हैं लाइन। तो ये इस तरह की कुछ लाइन बन जाएगी। अच्छा, तो इसके बाद वाली जो इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन, वो थी 40x1 प्लस 20x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 था। इक्वल टू 20 की मैं लाइन बनाऊंगा यहाँ पे। जिसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अतिक भाई है ओरिजेंटल नहीं होंगे कंस्टेंट। ओरिजेंटल इमरान ओरिजेंटल कौन सा लाइन? अच्छा, इमरान की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया इसका। अच्छा, तो इसकी क्वेश्चन और लाइन ड्रा कर लेते हैं। इमरान, अगर किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लें। अच्छा, यहाँ पे 20 ओवर 40 ये x1 इंटरसेप्ट हो जाएगी 0.5। तो 0.5 कहीं यहाँ पे हो जाएगी 0.5। और जो x2 इंटरसेप्ट है वो 20 डिवाइड बाई 21, तो 1 कहीं यहाँ पे हो जाएगी। सही है, तो इसकी इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं। जीरो 0.5 आपने गलत जगह लिखा है, 0.625 के बाद। अच्छा, सॉरी, ये थैंक यू, ये यहाँ पे नहीं होगी, ये हो जाएगी यहाँ पे। थैंक यू। अच्छा, अभी इसकी वो ड्रा कर लेते हैं। ये हो गई, अब सही है। अच्छा, एक और रहता है, वो कौन सी थी? वो थी 10x1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक इंटरसेप्ट होगा 1/5 जो कि 0.1 के इक्वल है। तो 0.1 कहीं यहाँ पे होगी 0.1। तो इसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं।
0.2 होगा, 0.2 होगा। 2/10 करेंगे ना। 2/10 करेंगे, 2/10 1/5 होती है। अच्छा सॉरी, 0 पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगी। थैंक यू। हाँ ये देखते जाएंगे, थिंक मिस्टेक ना हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, तो ये वाली हमारी रीजन आ गई। तो ये सारे ग्रेटर हैं, और अच्छा ये मैंने इक्वल की बनाई है यहाँ पे। अच्छा, तो जो रीजन होगा, रीजन मेरा कौन सा होगा, ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो वर्टिसेस होंगी, वर्टिसेस कौन सी होंगी, ये वाला एक वर्टिस होगा, ये एक वर्टिस होगा, और एक ये वाली वर्टिस होगी। सही है। अच्छा, ये तीनों वर्टिसेस निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे जो वर्टिस आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये मैंने यहाँ पे निकाली हुई थी, 0.1 कामा 0.8, और ये वाली है 0.9 कामा 0 की है, और ये वाली जो आ रही थी वो 11/30 और 4/15। सही है। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा वो क्या होगा, नेक्स्ट हमारी स्टेप कौन सी होगी, हम टेबल बनाएंगे वो वाली। ये पहले वाले कॉर्नर की क्या पॉइंट है हमें? कौन सी, ये वाली। इसमें तो 0.2 पे है ना लाइन, वैसे ही तो इसका एक्स अच्छा कोऑर्डिनेट तो सॉरी सॉरी सॉरी, x1 हाँ तो 0.2 होगा। हाँ सॉरी सर, तो ये भी मैंने गलत कैलकुलेट की हुई है, दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन थी, ये कौन सी, ये ब्लू वाली इक्वेशन है। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये फिर 8 आ जाएगी पे, नहीं 8 भी नहीं आएगी, एक मिनट 0.20 डिवाइडेड बाई 8, 0.6 आए। 0.6 आ रही है। चलो लिख लेते हैं 0.6। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद अभी टेबल बनाएंगे इसका। तो टेबल कैसे बनाएंगे, मैं इसको यहाँ नीचे बना लेता हूँ, और यहाँ पे x1, पे x1 x2, और यहाँ पे f ऑफ x1 x2। अच्छा, f फंक्शन कौन सी, वो जो प्रोडक्शन, वो जो सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन थी, उसको मैंने f का नाम दे दिया, तो मैं वहाँ पे लिखा नहीं, तो वहाँ पे भी लिख लेनी चाहिए थी। तो f ऑफ ये हो गई। तो ये वाली सारी पॉइंट इसमें पुट करेंगे, जिसमें से जो मिनिमम वैल्यू आ रही होगी तो वो वाला हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 0.2 कामा 0.6, ये अच्छा हमारे फंक्शन कौन सी थी, फंक्शन हमारे पास थी 40 x1 प्लस 60 x2। अच्छा, कोई कुछ कह रहा था। जी मैं ये कह रहा था कि इसमें एक और वर्टिस भी है ना 0 1 का। 0x0y1, नहीं वो नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो x1 इक्वल टू 0.2, ये एक वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल लाइन है, तो ये कभी टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा x2 एक्सिस को, तो वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। सही सही। अच्छा, तो कोई ये कैलकुलेट कर ले कितना। अच्छा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.2 और 0.6 पे क्या आ रही है, 40 मल्टीप्लाई बाई 0.2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 0.6, आ रही है 44। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 44, और जो नेक्स्ट 11/30 और 4/15, इस यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 30.667 आ रहा है, और जो लास्ट वर्टेक्स है 0.9 कामा 0 की, तो ये मेरे पास आ रही है 36 36 आ रही है। सही। अच्छा, ये तीनों आ गए। तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इस वर्टेक्स पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा होगा,
जो इंग्रेडिएंट 1 की जो वैल्यू है x1 हमारे पास कितना होगा 11/30 और x2 होगी 4/15। अच्छा x3 भी हमें चाहिए ना, तो चूंकि वो वाली जो लास्ट कंस्ट्रेंट थी वो x3 फाइंड करने के लिए यूजफुल हो गई हमारे पास, वो यहाँ पे यूज नहीं हो रही थी लेकिन x3 फाइंड करने के लिए यूज हो गई हमारे पास। तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस x1 माइनस x2 जो होगी, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही थी, वो भी 11/30 आ रही थी। तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट्स हो गए कि इतनी ग्राम इंग्रेडिएंट 1, इतना ग्राम इंग्रेडिएंट 2 के लिए, और फिलअप इतनी यूनिट्स चाहिए होगी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। सही है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इसकी टाइम लिमिट वो ख़त्म हो गई, एक और प्रॉब्लम करनी थी, तो ये मैं एंड करके दोबारा फिर आप लोग ज्वाइन कर लें। सही है, ठीक है। ठीक है। चलो।